Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NGRF with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं एक एडिटोरियल की जो कि अभी रिसेंटली 21 अक्टूबर को द हिंदू में आया था, जो कि एक्चुअली रिलेटेड था विद द ग्लासगो मीटिंग विच इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज. ठीक है ना. तो उसके बारे में थोड़ा उसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो बात करेंगे. और क्या क्या ट्रीटी, क्या क्या एग्रीमेंट अब तक उसके अंडर में हुए हैं शुरू से लेके अब तक, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो Earth Summit, it was actually the first meeting that was held under the for the concern of climate change in year 1992, and it was termed as, और कह लीजिए कि जो नाम दिया गया इस मीटिंग को, कहा गया कि इट्स अर्थ समिट. ठीक है. हुआ अचानक क्यों, वाई 1992 से ही. देखिए जैसे जैसे कह लीजिए विकास हुआ है, वैसे वैसे काफ़ी एनवायरनमेंट का, नेचर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. फ्रॉम द डे जब आग का आविष्कार हुआ ना, उसके बाद से हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें होती गई. हमने काफ़ी कुछ चीज़ों का आग के थ्रू हमने काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अपनी लाइफ के लिए काफ़ी ईज कर लिया. बट नेचर के लिए ना धीरे 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 ये एनर्जी का नुकसान, एनर्जी के थ्रू नुकसान ही होता गया. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट हार्मफुल गैसेस दैट आर रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ एनीथिंग विच, वेदर इट इज लाइक आपका फ्यूल हो, कोई बायोफ्यूल हो या कुछ भी हो. ठीक है ना. फॉसिल फ्यूल हो, उससे नुकसान ही हुआ. एंड द जो बुरी बात थी ये कि कह लीजिए कि हमारी पिछली पीढ़ी ने या उनकी भी पिछली पीढ़ी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जितना नुकसान हो रहा है उसका कहीं ना कहीं भरपाई भी करते चले. ये सारी चीजें तो इट्स अ काइंड ऑफ ना क्लाइमेट चेंज और ये सब लाइक एंडलेस है, क्योंकि अब ये हमारे जीवन की एक बहुत ज़रूरत बन गई. इंडस्ट्रीज हुई, अब भाई एकदम तो इंडस्ट्रीज खत्म नहीं हो जाएंगी. कपड़ा बाकी वो बंद कर दो या कुछ और इंडस्ट्रीज बंद कर दो, ये सब हो ही नहीं सकता. आप धीरे धीरे जैसे व्हीकल्स में बैटरी कार्स आ गई हैं. ठीक है ना. अब बायोफ्यूल भी ऐड कर रहे हैं, तो जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम से कम हो. लेकिन एकदम खत्म हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है अब. लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने मतलब नहीं सोचा हमारी पीढ़ी में. जो ज़रूरी है कि अब हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप लें. तो वहीं से शुरू हुई ये स्टोरी, जब लोगों को चिंता होने लगी कि यार अब तो ये ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा हो गया. अच्छा, ग्रीन हाउस गैस, चलिए वो भी मैं जल्दी से बता देती हूँ. ग्रीन हाउस गैस इज नथिंग. ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली अच्छी होती है जब एक कम अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में हो. ठीक है. नॉर्मली द ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली इट कंटेन्स, लेट मी नो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें मीथेन होती है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है. बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जब बहुत ज़्यादा ही ये हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, इन द सेंस आप फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, आप लकड़ी जला रहे हो, है ना, ये सारा चीज़ों का जब आप जला रहे हो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा रिलीज होगी, मीथेन और ज़्यादा रिलीज होगी, और नाइट्रस ऑक्साइड भी और ज़्यादा रिलीज होने लगती है. ठीक है. वो फिर कुछ और इसके अलावा और भी ज़्यादा और भी सारी गैसेस हैं जो कि आप, क्योंकि ये इंटेंशनली कर रहे हो. ठीक है. इंटेंशनली कर रहे हो तो एक कहीं ना कहीं आप बैलेंस खराब कर रहे हो. ये ज़रूरी इसलिए कि हमारे अर्थ सरफेस जो है वो वार्म बना रहे हैं, बिकॉज CO2 वगैरह का हमें मालूम है, इट एब्जॉर्ब सनलाइट, जिस वजह से क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो कहीं ना कहीं मतलब कि, नहीं तो रात का जो हमारा टेम्परेचर है वो माइनस में जा सकता है. बट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हम नॉर्मल रहते हैं. लेकिन अब इतना ज़्यादा बढ़ाने से नुकसान हो रहा है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले जो एक कंसर्न वो आया लोगों के मन में, वो इन 1992, और उन्होंने कहा कि चलो चलो भाई सारे मीटिंग करते हैं. तो अर्थ समिट के नाम से ये मीटिंग स्टार्ट हुई, दैट एक्चुअली टाइटल्ड एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, इन 1992. ठीक है. इसमें क्या हुआ, इस मीटिंग के अंदर तीन चीजों को एक तरह से क्लीन चिट दी गई, या तीन चीजों का कह लीजिए समझौता हुआ और कंसर्न शो किया. मेनली वो था, इट वाज, एंड दीज 3 पॉइंट्स वो कम अंडर द हेडिंग ऑफ
लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जहां भी नाम आ जाता है तो देयर इज अ काइंड ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। आप इनको ये सारी चीजें आप करवाओगे, इसके लिए मतलब छड़ी मारने वाला एक तरह का लॉ है ये, कि आपको करना ही पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है। तो उन कन्वेंशन में, उन एग्रीमेंट में सबसे पहला था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी, दूसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये तीनों चीजों का ध्यान रखा गया, जिसमें किसी की मेन जो था ना वो ये था, मतलब इसको लेके फिर हम आगे चले, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज अगर इसको हम कहीं ना कहीं सुधार देंगे ना तो ये दोनों वैसे ही ठीक हो जाने थे, ठीक है। तो ये 1992 में ये हुआ। उसके बाद UNFCCC, क्या मैंने हर जगह 2 बार लिखा, हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ही के नाम से ही चीजें आगे बढ़ी। अब क्या हुआ है UNFCCC में वो भी देखते हैं। नाउ उसमें जो नेशंस थे ना उनको नाम दिया गया कि दे आर COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। हर एक नेशन को नाम देने लगे कि दे आर COP, ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स नेशन। एंड चलते चलते पहला हुआ, दूसरा हुआ, फिर थर्ड जो हुआ ना वो हुआ क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि ये हुआ था क्योटो एक जापान में जगह है, वहां पे हुआ था, ठीक है। तो वहां जब ये थर्ड आपका समिट मीटिंग हुई तो वो उसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। दिस अगेन कंसिडर दिस बिकॉज ये UNFCCC के अंडर ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है या एग्रीमेंट है, ठीक है ना। इसने क्या किया, मेनली इंडस्ट्रियलाइज नेशंस को टारगेट किया। अब इंडस्ट्रियलाइज नेशन क्या होते हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर नथिंग, दे आर द इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन। इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन या कह लीजिए कि जो जिनका इंडस्ट्री बहुत अच्छे से स्टैब्लिश्ड है। क्योंकि देखिए, किसी भी देश का अगर इकोनॉमी अच्छी है ना तो मान लीजिए कि उसका इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, USA, UK, आपका चाइना, खैर अब चाइना हुआ है इस टाइम 1992, मतलब 90s में चाइना भी नहीं था, वो भी डेवलपिंग की रेस में था। तो ये सारे जगह पे ना बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पोल्यूशन भी ज्यादा किया होगा इन लोगों ने, है ना, और इसका ध्यान तो रखा नहीं होगा बिकॉज ये तो ह्यूमन नेचर है। तो इंडस्ट्रियलाइज नेशन पे इसने स्पेशली छड़ी मारी कि नहीं, एक्चुअली यू गाइस आर द कल्प्रिट फॉर दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो इसने क्या किया कि रिड्यूस योर ग्रीन हाउस गैस एमिशन 5.2%, 2012 तक 5.2% अपना कट करो। और वो भी किस स्टैंडर्ड माना 1990, जो भी 1990 में जो ग्रीन हाउस एमिशन होता था ना हुआ होगा, ऑब्वियसली इसके सारे आंकड़े कहीं ना कहीं नोन है। तो उस 1990 से कंपेयर करते हुए 2012 तक इतना कट हो जाना चाहिए, ये एक तरह का इन लोगों को रूल ऑर्डर दिया गया। और इसी के चलते बिकॉज ऐसा नहीं था कि देखिए लेके तो सबको चलना था। अब चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, ऐसा नहीं कि डेवलपिंग पोल्यूशन नहीं करे, डेवलपिंग भी पोल्यूशन कर रहे हैं, बट उनका पेस थोड़ा सा स्लो है ना। तो इसने क्या किया कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक चीज तय हुई कि काम करते हैं कि ये जो जितने भी पार्टिसिपेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, या जितने भी नेशंस हैं, हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसने कुछ एनेक्स बनाए, एनेक्स 1 बनाया जिसमें कि सारे के सारे डेवलप्ड नेशंस को रख दिया, नॉन एनेक्स कंट्रीज में डेवलपिंग को रख दिया, एनेक्स ए में ग्रीन हाउस गैसेस को रख दिया कि कौन कौन सी भैया ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स है। इस तरह से सारी की सारी गैसेस को उसने मेंशन कर दिया इसमें। एनेक्स बी में 39 कंट्रीज को रखा और वो भी एंड देयर रिस्पेक्ट, मतलब 39 कंट्रीज भी वही डेवलप्ड नेशन ही थे, और उनको एक टारगेट दिया कि भैया आप जैसे यूएसए को कहा कि 7%, आप 5.2 नहीं आप 7% कम करोगे, सिमिलरली कनाडा को कहा आप 5% करोगे, एंड यूरोपियन यूनियन को कहा कि आप 8% करोगे, ठीक है। तो इस तरह से उसने उनको रेस्पेक्टिव टारगेट भी, एमिशन टारगेट भी सेट करता गया इन एनेक्स बी में। नाउ इस एमिशन में एक और मतलब कि बहुत ही मार्किंग पॉइंट था कि एक कार्बन ट्रेडिंग शुरुआत हुआ। कार्बन ट्रेडिंग में क्या हो रहा था कि भैया 2 चीजें सामने आई
क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो यूनिट या कार्बन यूनिट, और दूसरा था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्योटो यूनिट या कार्बन यूनिट ये थी कि भैया इट्स अ काइंड ऑफ वन यूनिट, वन क्योटो यूनिट और वन कार्बन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट यू कैन रिलीज। ठीक है, सपोज कीजिए आप एक नेशन है, ठीक है, आप एक नेशन है एंड मैं क्योटो प्रोटोकॉल की रूल मेकर हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आपको मैं 1 यूनिट दे रही हूँ, एक तो बहुत कम हो जाएगी, चलिए मैंने मान लीजिए मैंने कहा आपको 10 यूनिट दे रही हूँ। ठीक है, और इसी तरह से एक और कोई व्यूअर जो भी आपके साथ में हो देख रहा हो उसको भी मैंने कहा मैं आपको भी 10 क्योटो यूनिट दे रही हूँ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज आपने आपने आपके पास इंडस्ट्रीज इतनी सारी हैं कि आपने 10 यूनिट ना करके आपने ना और भी ज्यादा, आपको 15 की आवश्यकता थी, लेकिन आपकी लिमिट मैंने तय की है, तो अब आप क्या करोगे? और दूसरे को जिसको मैंने 10 दी थी उसने क्या किया, 10 ना करके 5 पे ही 5 यूनिट तक यूज किए, मतलब वो डेवलपिंग स्टेज में। तो आप क्या करोगे कि आप आपस में ना, मतलब आप जिसका एक्स्ट्रा एक्सेस कर गया है वो उस कम वाले से कहोगे कि यार एक काम करते हैं, मैं तेरी कुछ यूनिट्स मैं ले लेता हूँ एंड यू जस्ट गिव मी द सर्टिफिकेट ऑन द नेम ऑफ दिस ट्रेडिंग, एंड फॉर दैट मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा या कुछ इस तरह की स्कीम दूंगा या कुछ टेक्नोलॉजी मैं तुझे दूंगा। एंड मेनली तो खैर पैसे के तौर पे ही होता था कि भाई, और तुम्हारे यहाँ मैं कुछ प्रोजेक्ट्स लगा दे, मतलब प्रोजेक्ट लगाऊंगा जिससे कि आपका आप ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट मतलब बढ़ रहा है ना उसको आप कंट्रोल कर पाओ, चाहे एफॉरेस्टेशन चाहे सोलर प्लांट्स लगा लो, इस तरह से आप मतलब कि यूनिट का आपस में ट्रेडिंग हो पाई, इजिली हो पाई, तो वो क्योटो यूनिट आई। नेक्स्ट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या हुआ, मतलब वही था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में यही था कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड वही था साइकिल वाली बात, आप प्रोड्यूस करो कोई बात नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट है करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है भाई, वरना फिर वही डेवलप आप रिसेशन में चले जाओगे अगर आप इंडस्ट्रीज बंद कर दोगे। लेकिन उसके जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो उतना फॉरेस्ट भी तो लगाओ, है ना, या फिर आप बायोफ्यूल्स का कहीं ना कहीं से जुगाड़ करो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करो कि यार कैसे भी ना ये बैलेंस ना बिगड़े। तो उसके चलते ये जो मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में क्योटो यूनिट में प्रोजेक्ट वाला ट्रेडिंग वाला बताया ना, इसी के चलते अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को 1703 प्रोजेक्ट मिले, जो कि अब तक का सेकेंड लार्जेस्ट रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, मतलब कि इंडिया को सेकेंड पोजीशन पे देख सकते हैं विद दिस काउंट ऑफ प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो ये दो चीजें आई क्योटो प्रोटोकॉल में ना। बट क्योटो प्रोटोकॉल की ना यही समस्या थी कि वो एनफोर्समेंट था, लाइक लीगली बाइंडिंग, उसने कड़े रूल थे। अब भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको छड़ी मारना कोई संभव वाली बात है क्या, आप बताइए? नहीं, हर कोई कहेगा भाई हम क्यों माने तुम्हारी, तुम कौन भाई। ठीक है, हर किसी की यही समस्या थी। तो अनफॉर्चुनेटली ना ये क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया। रीजन क्या थी? डेफिशिएंसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीमेंट। स्वाभाविक है, भेदभाव आ गया था। डेवलप्ड को अच्छा इतना, पहले तो कंट्रीज ही डिवाइड कर दी, स्ट्रक्चर डेफिशिएंसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीमेंट में ना, कि डेवलप्ड के लिए ज्यादा कड़े रूल थे, डेवलपिंग के लिए कम कड़े रूल थे। मोस्ट ऑफ द एनेक्स 1 कंट्री मतलब वही था कि हम वो नहीं माने, एनेक्स 1 में जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मानते भैया तुम्हारी कमिटमेंट को, हमें मतलब ही नहीं है। और तो और इसके अलावा यूएस इतना एग्जाम्पल सेटर है ना कई चीजों में, वो बार बार क्या करता था, इस एग्रीमेंट में एंटर, मतलब उसने साइन वाइन तो कर दी थी, लेकिन फिर उसका मन करता, उसको लगता कि नहीं 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 ये तो एक्सट्रीम कर रहे, तो वो अपने आप को एग्जिट कर लेता, फिर वापस से एंटर करता। अभी रिसेंट में भी ट्रम्प साहब ने जब आए तो पहले तो बुश के टाइम पे हुआ था, फिर वापस से एंटर हुआ यूएस, फिर ट्रम्प ने वापस एग्जिट किया। अभी फरवरी 2021 में जब जो बाइडेन की जब सरकार आई है तब वापस से इसने साइन किया है कि नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं हूँ पार्टिसिपेंट। तो इस तरह की खेल होने लगा। उसके बाद फिर कनाडा का कहीं ना कहीं पॉइंट ठीक था। कनाडा ने 2011 में कहा कि नहीं मैं भी इस ट्रीटी से टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इट्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब, और कहा कि भैया देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और कहा कि जो मेन यूएस है, यूके है, ये लोग तो लाइक कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना, ये लोग तो, और इनफैक्ट उस टाइम तो चाइना भी था, आ गया था डेवलप की कंडीशन में, तो इन्होंने कहा कि ये जो कंट्रीज हैं तो मान ही नहीं रहे हैं आपकी बात, तो आपका ये सबमिट, ये प्रोटोकॉल तो बिल्कुल बेसलेस हो गया, है ना। तो इसने
उसने कहा कि मैं भी नहीं मानता, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज इस सब के चलते सामने है कि देयर इज अ नीड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है। ये वाली जो मीटिंग हुई थी वो पेरिस में हुई थी ना। ऑल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पार्टिसिपेंट साइन दिस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। सबने कहा कि ठीक है भाई, गुस्सा मत करो, क्लाइमेट चेंज को लेके स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे, हम एक काम करते हैं इसमें थोड़ा सा फेरबदल करेंगे और अब इसका नाम ना हम कुछ चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब क्या था, तो 18th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई वो हुई थी 2012 में, दोहा कतर में हुई थी, ठीक है। वहां एग्रीमेंट दे वर एग्रीड, मतलब एकदम से तो खत्म नहीं कर सकते थे क्योटो प्रोटोकॉल, बिकॉज वो पूरी तरह से माना ही नहीं गया था, मतलब इन द सेंस अभी तक उसकी कुछ ऐसा नहीं था, क्योटो प्रोटोकॉल सारा ही गलत था, कुछ एक चीजें उसकी बहुत अच्छी भी थी, लेकिन कंट्रीज अपनी मनमानी कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने कहा कि काम करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की जब वो कंडीशंस भी पूरी हो जाएंगी ना, वो कंडीशन क्या थी वो मैं अभी अब बताऊंगी आपको, तो तब तक ना 2020 तक इस सारे मामले को चलते रहने देते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, और 20 में जो मीटिंग होगी ना वहां से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो यही हुआ। तो व्हाई क्योटो टेक सो लॉन्ग, ठीक है, व्हाई क्योटो टेक सो लॉन्ग, इसका भी मैं आपको आंसर देती हूँ। यही हो रहा था कि भैया तमाम जो देश थे, हाँ, कि देशों पर सब ये लागू तो सभी देशों पर था, पर पूरे मिशन का 55% करने वाले देश जो थे डेवलप्ड कंट्रीज, वो इसको ना कंफर्म ही नहीं करते, दे डू नॉट रेटिफाइड इट। सो जिसकी की आवश्यकता थी इस प्रोटोकॉल के अनुसार, एंड इट टेक सो लॉन्ग दीज कंट्री टू एग्री। सो इनफैक्ट रशिया ने भी, अगर बात करें रशिया जैसे कंट्री का भी, उसने भी साइन तो कर दिया था बहुत पहले ही 1999 में, बट रेटिफाई मतलब कि हाँ मैं इस पे स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा चीजों को, वो अभी 2004 में आती थी। तो ये चीजें हो रही थी, मतलब कि समिट को भी था कि भाई क्या हो क्या रहा है, लोग मान ही नहीं रहे थे और कर रहे थे गलतियां, पोल्यूशन लेवल उनकी वजह से बढ़ रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा था, क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा था, बट एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि हाँ हो रहा है, बट इसके लिए हमें चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब के चलते थोड़ी प्रॉब्लम हुई। फाइनली पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, एनफोर्समेंट में आया 2016 में, यहाँ हुई थी 21वीं मीटिंग, ठीक है। इसमें ये बात हुई, और हाँ ये एक वॉलेंटरी था, एक अच्छी सॉफ्ट था, क्योटो की तरह ना छड़ी मार नहीं था, कोई भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, ये आप इसने बड़े प्यार से बात करी सबसे कि भैया ठीक है, आपको, आप सब समझदार हो, सारे बड़े बड़े नेशंस हैं, आपको खुद से स्टेप लेना है, नाउ इट्स योर मॉरल ड्यूटी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद से लोगे। तो कीप ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, इसने कहा कि भैया ठीक है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज भी आपकी रन होंगी, का सब कुछ होगा, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो राइज हो ना, इट शुड बी अप टू ओनली 2%, इससे ज्यादा एक्सीड ना हो, उससे कम हो तो ही ठीक है। तो एक सेंचुरी में ना कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड का ही राइज होना चाहिए, ये नहीं कि जिस हिसाब से स्पीड में चल रहे हैं हम सब बहुत ज्यादा हो जाए, 1.5 रहे तो और भी अच्छी बात है। और इसने कहा कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को भी ले लिया, आ जाओ तुम भी आओ, सामने आओ। इसने कहा कि तुम्हें भी ये तुम पर भी रूल लागू होता है और तुम भी वॉलेंटरीली अपना जो देखोगे जो देखना है। तीसरी बात हुई कि हाँ ये वॉलेंटरी एग्रीमेंट था, एंड एक चीज और इसने कहा कि भैया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जैसे कि नाम से ही ये समझ में आ रहा है, हाँ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था ये, जिसको कि हम कहते हैं नॉन बाइंडिंग नेशनल टारगेट भी, ठीक है। ये डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए था, और ये पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट था जिसमें कि सबको वॉलेंटरीली एफर्ट्स डालने थे फॉर कर्बिंग, फॉर रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये था। अब इंडिया की बात करें, इंडिया ने ऑलरेडी काफी अच्छा काम इस पे कर चुका था, ये ट्रीटी हुई और अभी जो ये होने वाली है COP26, उससे पहले ही इंडिया काफी सारे अच्छे काम कर चुका है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ग्रीन हाउस मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो लेह में अभी स्टार्ट हुआ है, 2021 में ही हुआ है शायद। उसके अलावा लिक्विड गैस प्लांट इनॉग्रेट किया गया नागपुर में, गडकरी साहब ने किया है। एनटीपीसी का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। सिमिलरली सोलर पार्क का इनॉग्रेशन हुआ है गुजरात में, ठीक है। और एक ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका से इंस्पायर होके,
P2P, पोरबंदर से पानीपत तक, ये सारी चीजें और कुछ नहीं है, इन प्रोजेक्ट्स का ही मतलब कि इसी का एफर्ट है कि भैया ये कैसे न कैसे ग्रीन हाउस गैस कम हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से इंडिया ने ऑलरेडी अपडेटेड है विद द एनडीसी, तो उसको हम कह भी सकते हैं INDC, ठीक है। तो काफी अच्छा काम इंडिया ने किया है। नाउ COP26 की अब बात कर लें, जो कि अब होने वाला है ग्लासगो में, ठीक है। उसमें ये सारा कुछ तो है ही, ये सारा कुछ है, इट्स नॉट अगेन, ये सारा कुछ में ये नहीं है, इट्स नॉट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, बट हाँ कंसर्न उसका मोर और लेस यही रहेगा। बट एक और चीज आ गई है इसमें कि क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, कि सब बात कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, आपको अपनी इच्छा के अनुसार करना है, ट्रेडिंग होनी है, क्रेडिट चलेगा, ये वो, लेकिन कुछ ना कुछ एक फंड भी होना चाहिए कि आप क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ ना कुछ एक फाइनेंस भी रखना चाहिए हमें, कि अगर जरूरत पड़े तो हम वहां से ले सकें। दूसरा इसने कहा कि भैया कोल का यूज जो है वो रिड्यूस कम करना ही चाहिए, और मीथेन गैस का एमिशन भी बहुत कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, जो कि डिफरेंट चीज़ों से होता ही है, वो सब आपको नेट पे बड़ी इजीली मिल जाएगा। एंड कार्बन ट्रेडिंग भी एक इसने कहा कि हाँ इट्स अ गुड थिंग, ये होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि डेवलपिंग कंट्री को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हेल्प मिल जाती है डेवलप कंट्री के थ्रू, और दूसरा पर्पस ये सॉल्व हो जाता है कि भैया ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कट करने का हमें मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अभी 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अब होने वाली है मीटिंग, उसमें पता चलेगा, आने वाले टाइम में और भी न्यूज में आता रहेगा। एक चीज और जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस, हाँ, आप ये नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। इसके और भी इसके मतलब 6.2, 6.4 और 6.8, ये भी मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है नेट से। 6.2 कहता है कि इट्स एन इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट बिटवीन कंट्री, ठीक है। 6.4 कहता है इट्स अ मैकेनिज्म, मतलब कि 6.4 ने दिया कि ये मैकेनिज्म कैसे करें टू ट्रेड क्रेडिट। 6.8 ने कहा कि भैया नॉन मार्केट अप्रोच, नॉन मार्केट अप्रोच में ये ट्रेड ना करते हुए ना आप टैक्सेस लगाओ, आप टैक्सेस लगाओगे तो अपने आप ना, अब थोड़ा सा सभी लोग, हर एक नेशन इस बात का ध्यान रखेगा कि यार जितना टैक्सेस बढ़ेगा, आप जितना एमिशन करोगे उतना टैक्स बढ़ेगा। तो ये एक तरह का नॉन ट्रेडिंग का ही तरीका हुआ, क्रेडिट एक्सचेंज नहीं करके आप टैक्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में अगर आर्टिकल 6 की बात करें तो उसमें 6.2, 6.4 एंड 6.8 आते हैं। इन सबको प्लीज आप देख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि आर्टिकल 6.2 क्या कहता है और 4 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, या मैच ऑफ द फॉलोइंग करके भी आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटी एंड द एग्रीमेंट दैट डन अंडर द कंसर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, इसमें बहुत सारी अराउंड 197 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और भी ज्यादा कर सकती हैं, ठीक है। शुरुआत में 195 थी, बाद में 2 और ऐड हुई, जैसे कि यूएसए तो अपना मजाक बना के रखा है, आता है जाता रहता है, तो ये काउंट भी देख लेना, इट मस्ट बी 197। सो दैट्स इट अबाउट द टुडेज टॉपिक। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।